बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। स्टूडेंट्स, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको बोर्ड के एग्ज़ाम्स में कामयाब करे। तो जी स्टूडेंट, आज हम फर्स्ट ईयर के जो फुल बुक में से इम्पोर्टेंट MCQs हैं जो बारहा दफ़ा बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आए हैं, आज हम वो हल करने वाले हैं। तो जी स्टूडेंट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है कि मैं बड़े ही अच्छे अंदाज से कंसेप्ट आपको समझा सकूँ कि आपने किस तरीके से करेक्ट ऑप्शन का इंतखाब करना है। तो जी स्टूडेंट, पहला हमारे पास जो MCQs है, द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हमें सबसे पहले तो ये समझना है कि आइडेंटिटी क्या होती है। आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी वो एलिमेंट है, वो नंबर है जिससे आप किसी को भी मल्टीप्लाई करें तो आंसर में फ़र्क ना आए। जैसे कि अगर 2 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, 3 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ, या 4 को 1 से, एंड सो ऑन, तो आप देख सकते हैं कि सब के आंसर दोबारा वही वापस आ रहे हैं। तो इसका मतलब है 1 एक ऐसा नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने से आंसर में फ़र्क नहीं आता, तो लिहाजा 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट है जी टेबुलर फॉर्म ऑफ द सेट। अब सबसे पहले तो आप इसको ज़रा हल करें। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2 को आप हल करेंगे, अंडर रूट लेंगे, ये कट जाएगा, तो ये x इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 2। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस तरह हल करके देखते हैं, अच्छा प्लस माइनस अंडर रूट 2 आंसर आ रहा है, तो वो इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, जबकि ये गलत है। अब इसकी दुरुस्त ऑप्शन क्या है बच्चों, आपने साथ में सेट भी देखना है कि वो आंसर जो है वो किस सेट को बिलोंग करेंगे। तो ये है जी रैशनल। तो बच्चों, अगर आप अंडर रूट 2 को देखें तो ये है इर्रेशनल, तो इसका मतलब है आंसर हमारा आ रहा है इर्रेशनल, जो कि रैशनल सेट में एग्जिस्ट नहीं करता, उसमें नहीं पाया जाता। तो लिहाजा इसका जो आंसर होगा वो एम्प्टी सेट होगा, क्योंकि सेट हमारे पास रैशनल है और आंसर हमारे पास इर्रेशनल आ रहे हैं, इसलिए ये एम्प्टी सेट होगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज सेट टू बी हर्मिशियन। अब इसमें सिंपल है कि अगर आप एक कम्प्लेक्स सेट का जो है वो ट्रांसपोज लेते हैं, कॉन्जुगेट लेकर ट्रांसपोज लेते हैं, तो वो दोबारा A के साथ वापस आ जाए, तो लिहाजा ऑप्शन A इज़ करेक्ट। तो हर्मिशियन की निशानी क्या है कि दोबारा आंसर वही वापस आ जाए, सेम जो सेट हमने शुरू किया था। अच्छा जी, नेक्स्ट है जी द ट्रिवियल सोल्यूशन। अब बच्चों, ट्रिवियल सोल्यूशन की जो कंडीशन है वो ये है कि अगर आप उनका डिटर्मिनेंट लें उन मैट्रिसेस का, तो वो नॉट इज इक्वल टू 0 आए, तो तब जो हमारे पास सोल्यूशन होंगे वो ट्रिवियल्स होंगे, और वो सोल्यूशंस फिर कौन से होंगे, वो 0 0 सोल्यूशंस होंगे। तो लिहाजा ऑप्शन जो है डी इज करेक्ट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है जी सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सम ऑफ ऑल द 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0। अगर आप इसका प्रूफ चेक करना चाहते हैं तो वो मेरी डिटेल के साथ उस पर वीडियो है, तो आप डिस्क्रिप्शन पे या आई के बटन को क्लिक करके चेक कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है जी अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज डिग्री। कीवर्ड क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और उसकी डिग्री। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जी ax² प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब डिग्री का मतलब है कि जो उसके अंदर वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर कितनी है। इसकी 1 है, इधर वेरिएबल ही नहीं, और ये x की पावर 2 है, तो इस पूरी इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो जो इसलिए डिग्री भी क्या होगी, 2। नेक्स्ट है जी टाइप्स ऑफ रैशनल फ्रैक्शन। तो बच्चों, इसमें हमें इनके पहले नाम का भी पता होना चाहिए, ताकि अगर शॉर्ट में ये क्वेश्चन आपको आ जाए तो आप हल कर सकें। तो टाइप्स क्या है जी, प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन, और दूसरी है जी इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो हमारे पास 2 टाइप्स होती हैं रैशनल फ्रैक्शन की। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट है जी, ये हमारे पास एक उन्होंने फंक्शन दिया हुआ है, इसमें कह रहा है जी 26 टर्म निकालें। 26 टर्म का मतलब है कि आप n इज इक्वल टू 26 पुट कर दें, तो जहां जहां हमें n नज़र आएगा वहां पर हम 26 लगा देंगे। a 26 माइनस 1 की पावर 26 प्लस 1 कितनी हो जाएगी, 27। तो पावर बन चुकी है ऑड। तो किसी भी माइनस की पावर अगर ऑड हो तो वो माइनस ही रहती है,
यानी कि -1 की पावर ऑड है तो वो माइनस ही आंसर आएगा। अगर इवन हो जैसे कि 26, 28 वगैरह तो फिर ये माइनस ख़त्म हो जाना था। तो पावर ऑड होने की वजह से माइनस ख़त्म नहीं होगा, तो हमारी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद बच्चों हमारे पास है जी नेक्स्ट अरिथमेटिक मीन हमने निकालना है। दो हमारे पास रकमें दी हुई हैं, तो अब हम इसको अभी हल करते हैं। देखें हल करने का तरीका क्या है अरिथमेटिक मीन का, कि जितनी वैल्यूज हैं उनको करें प्लस। अब चूंकि ये दो वैल्यूज हैं दोनों को हमने प्लस किया है और 2 पे ही डिवाइड करेंगे जितनी के रकमें होंगी। अब ये है 1/2 जिसके साथ कुछ ना हो शुरू में, वो 1/2 और प्लस 3/2, 1 और 3 मिलके 4/2 हो जाएंगे और नीचे है 2। ये वाला 2 इस 2 से कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि वो अंडर रूट वाले है, ये इसके साथ कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 2/2। अब देखते हैं कौन सी ऑप्शन दुरुस्त है, तो ये हमें ऑप्शन ए में ये आंसर मिल रहा है, तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट जी। नेक्स्ट हमारे पास है इफ़ नंबर ऑफ सैंपल 20 है और उसमें से जो नंबर ऑफ बी के हैं जी 2 हैं, तो प्रोबेबिलिटी हमने फाइंड करनी है। अब यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी बी के ऊपर ये जो बार से लगी हुई है, इसका जो मतलब है वो है इवेंट डज नॉट अकर। अब इवेंट डज नॉट अकर का जो हमारे पास फार्मूला है वो ये है कि 1 में से आप माइनस कर दें उसकी जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें सिंपल प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी, फिर उसको 1 में से माइनस करेंगे। अब हमारे पास जो सिंपल प्रोबेबिलिटी है वो इंतहाई आसान है। जो हमारे पास सैंपल वाली वैल्यू है, सॉरी इसकी जो सेट की वैल्यू है 2 वो आएगी ऊपर बी सेट की, और जो हमारे पास ओवरऑल टोटल सैंपल है उसकी वैल्यू आ जाएगी नीचे जो कि है 20। तो इसको आप हल करेंगे तो ये आ जाएगा 1/10। तो ये सिंपल प्रोबेबिलिटी की हमने वैल्यू निकाल ली। अब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे 1 - 1/10। तो बच्चों आप इसको कैलकुलेटर से भी हल कर सकते हैं, तो ये जो आपका आंसर आएगा 9/10। आप एलसीएम के जरिए भी हल कर सकते हैं, अगर आपके पास फ्रैक्शन वाला कैलकुलेटर है तो आप उससे भी हल कर सकते हैं। तो 9/10 हमारी ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। उसके बाद आ जाता है कि ये सर्कुलर परमुटेशन का सिंबल है, तो कहता है ये किसके इज इक्वल टू बनेगा, NC0। अब इसमें देखें, अब इसको हम हल करते हैं NC0, ठीक है जी। अब इसको हल करने का तरीकाकार क्या है, n फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा n-0 फैक्टोरियल और साथ आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। अब n फैक्टोरियल वैसे ही n-0 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये n फैक्टोरियल रह जाएगा और साथ आ जाएगा 0 फैक्टोरियल। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो इसका आंसर आ गया है 1। अच्छा, अब ये किसके साथ मैच कर रहा है उसको भी हल करके मैं दिखाता हूँ, NCN। अब इसको हल करते हैं, अगर तो इनका आंसर बराबर आ गया तो फिर ये इसके साथ मैच कर रहा है। अब सर्कुलर परमुटेशन को लिखने का तरीका है n फैक्टोरियल ओवर n-n फैक्टोरियल, यानी कि इन दोनों को माइनस करके नीचे लिखना है और साथ फिर नीचे वाली जो है वो टर्म लिखनी है, ऊपर वाली और ये नीचे वाली, फिर दोनों को माइनस करके यहाँ पर लिखना है। देखें यहाँ पर भी हमने यही किया, n ऊपर वाली और 0 नीचे वाली, फिर इन दोनों को माइनस करके भी लिखा है। ये सर्कुलर परमुटेशन को हल करने का तरीका है। अब इसको आप हल करके देखें, ये n - n क्या हो जाएगा 0, ये इससे काट देगा तो ये हो जाएगा 1/0 फैक्टोरियल, तो 0 फैक्टोरियल होता है 1, तो इसका आंसर भी हो गया 1। तो लिहाजा हमारे पास जो NC0 है वो मैच कर रहा है NN के साथ, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट जी बच्चों। उसके बाद ये याद करने वाला है कि अगर मिडिल टर्म पूछी हो इवन की तो उसमें आपने याद रखना है, क्योंकि ये फार्मूला है तो फार्मूले अक्सर याद रखने पड़ते हैं। n/2 + 1 टर्म, ये हमारे पास मिडिल टर्म का फार्मूला है इवन के लिए, ये भी आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद 13 वाला भी सेम ही है, थोड़ी वर्डिंग चेंज की है कि इफ़ n इज़ इवन और मिडिल टर्म पूछी हुई है, तो इसका भी आंसर वही होगा। तो ये दोनों एक जैसे मिलते जुलते क्वेश्चन थे। उसके बाद बच्चों हम आ जाते हैं कि cot थीटा > 0 और sin थीटा < 0 है, वो पूछ रहा है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा। अब मैं इसको ज़रा आपको दिखाता हूँ हल करके। तो बच्चों ये देखें, ये मैंने क्वाड्रेंट बनाए हैं। पहले क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं, सेकंड में साइन और कॉस पॉजिटिव होता है, थर्ड में tan और cot पॉजिटिव होता है और cos और सेकंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है। अब उसने हमसे पूछा है cot < 0। अब बच्चों cot < 0 या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा
यहाँ जो है कॉट थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, इसमें भी कॉट नेगेटिव है और इसमें भी कॉट नेगेटिव है, इसलिए ये दोनों क्वाड्रेंट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बच गए हैं दो क्वाड्रेंट। अब उसने हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा हुआ था कॉट ग्रेटर देन जीरो के साथ साथ उसने कहा जी साइन लेस देन जीरो। अब हम इन दोनों में देखेंगे, इनको तो अब हमने देखना ही नहीं है जो कैंसिल हो गए हैं। अब हमने जो बच गए हैं इन दोनों में देखना है कि साइन नेगेटिव किस में होगा। फर्स्ट में चूंकि तमाम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव हैं तो लिहाजा ये तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें साइन नेगेटिव नहीं होगा, तो ये भी क्वाड्रेंट गया। तो हमारे पास सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट बचता है जिसमें कॉट भी पॉजिटिव है और साइन भी नेगेटिव है। तो इसका जो आंसर होगा वो थर्ड क्वाड्रेंट होगा। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद आ जाता है जी व्हाट इज द वर्टेक्स ऑफ स्टैंडर्ड एंगल। तो बच्चों इसमें हमें सबसे पहले स्टैंडर्ड एंगल को समझना है, फिर हम वर्टेक्स देखेंगे तो फिर हम इसका आंसर ढूंढ सकेंगे। तो ये मैंने स्टैंडर्ड एंगल बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए स्टैंडर्ड एंगल कौन से होते हैं। अब सबसे पहले तो देखेंगे एंगल के दो बाजू होते हैं यानी कि टू रेज होती हैं। अब स्टैंडर्ड एंगल में क्या होगा कि अगर एक बाजू एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो और उसका जो वर्टेक्स ये जो होता है जहां पर वो दोनों मीट करते हैं वो ओरिजिन पे हो, ठीक है, तो वो एंगल स्टैंडर्ड एंगल कहलाता है। एक ये भी स्टैंडर्ड है, इस तरह भी हो सकता है। ये देखें दो बाजू होते हैं, एक बाजू एक्स एक्सिस के ऊपर और दूसरा जो है जो बाजू है वो वर्टेक्स बना रहा है ओरिजिन के ऊपर और ये उसका दूसरा बाजू है। तो ये होते हैं स्टैंडर्ड एंगल, वर्टेक्स ओरिजिन पर यानी कि 0 0 और एक उसका बाजू जो है वो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ हो तो हम उसको स्टैंडर्ड एंगल बोलते हैं। तो अब इसका आंसर देखते हैं। देखें वर्टेक्स कहाँ पे हो गया, ओरिजिन पे। अब बच्चों ओरिजिन पे जो वैल्यूज होती हैं वो 0 0 होती हैं और स्टैंडर्ड एंगल का ओरिजिन पे जो वैल्यू होगी 0 0। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अच्छा जी उसके बाद आ जाता है जी tan 3π/2 प्लस थीटा इज इक्वल टू। अच्छा बच्चों यहाँ हमने tan को किसी वैल्यू के इक्वल ढूंढना है, किसके इक्वल है। अब यहाँ आपने ये बात समझनी है कि जब भी आपको कोई एंगल इस तरह दिया हो π/2 3π/2 5π/2 7π/2 मतलब कि 2 पे वो डिवाइड हो रहा हो तो उसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को चेंज कर देते हैं। यानी कि अगर साइन है तो उसको काज में, काज को साइन में, टैन है तो कॉट में है तो कोसिकन में, कोसिकन को सीकन में। तो इसमें भी अब हम चूंकि 3π/2 है तो इसका मतलब है टैन चेंज हो जाएगा किसमें, कॉट में। अब कॉट हमारे पास दो हैं, एक कॉट पॉजिटिव है और एक कॉट नेगेटिव है। अब हमने ये भी देखना है, ये कैसे देखेंगे। देखें जो वर्टेक्स होते हैं ये देखें ये 0 है, ये π/2 है, ये पाई है और ये 3π/2 है। अब वो कह रहा है जी 3π/2 प्लस थीटा। अब 3π/2 प्लस थीटा ये रहा 3π/2 और प्लस थीटा यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ चुका है। अब अभी हमने पीछे क्वाड्रेंट में पढ़ा है कि फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है ना हमारे पास वो सिर्फ काज और सीकन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर कॉट क्या होगा फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, नेगेटिव। तो लिहाजा हमारा जो आंसर है उसके साथ माइनस आएगा। तो जी बच्चों नेक्स्ट चलते हैं जी डोमेन ऑफ कॉज एक्स। अब डोमेन का मतलब होता है कि आप कौन सी वैल्यू उस फंक्शन में पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम x की तमाम वैल्यूज पुट कर सकते हैं यानी कि -∞ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो -∞ से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तमाम वैल्यू जो है वो हमें रियल नंबर्स में मिलती हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। उसके बाद बच्चों ये एक आइडेंटिटी दी हुई है b² + c² - 2bc cos अल्फा कह रहा है किसके इज इक्वल टू है। तो यहाँ मैंने इससे रिलेटेड तीनों आइडेंटिटीज लिख दी हैं कि अगर यहाँ पर b² c² हो तो वो a² के इक्वल टू होगा, अगर a² c² के होगा तो ये b के इक्वल होगा और अगर a और b होगा तो ये c के इक्वल होगी। तो इसमें लिहाजा हमारे पास ऑप्शन a² इज करेक्ट। उसके बाद आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 19 द डोमेन ऑफ प्रिंसिपल साइन फंक्शन। अब बच्चों सबसे पहले हमें देखना है कि प्रिंसिपल का क्या मतलब है। अब जो हमारे पास साइन फंक्शन हो अगर हम उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड कर दें, पाबंदी लगा दें या एक लिमिट में रख दें तो फिर वो जो साइन फंक्शन है वो प्रिंसिपल साइन फंक्शन कहलाता है। तो यही वो हमसे पूछ रहा है कि साइन फंक्शन की जो डोमेन को हम रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं वो कौन सी लगाते हैं। तो वो होती है जी -π/2 से लेकर π/2 तक।
जी, ये हो गया जी प्रिंसिपल साइन फंक्शन, जिसमें हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। वैसे अगर साइन फंक्शन की डोमेन पूछेगा तो वो रियल नंबर ही है, जैसे कि हमने पीछे कॉज में देखा है। लेकिन अगर प्रिंसिपल साइन फंक्शन की पूछेगा तो वो रिस्ट्रिक्टेड डोमेन होती है, जो कि -π/2 से लेकर π/2 है। लास्ट क्वेश्चन है जी, अगर cos x इज इक्वल टू 1/√2 में रेफरेंस एंगल का मतलब है कि x की वैल्यू जो है वो फाइंड करें। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए cos को उधर भेजेंगे, उधर जाके cos इनवर्स हो जाएगा। कैलकुलेटर से आप शिफ्ट cos दबा के ये वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा 45। अगर आप इसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे π/180 से मल्टीप्लाई करके तो हल करके आ जाएगा π/4। तो लिहाजा ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो बच्चों ये थे आज के इंपॉर्टेंट फुल बुक के एमसीक्यूज। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हम सबको हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया।